जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 राजीव प्रकाशन कक्षा 10 का जो विज्ञान का जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग का चैप्टर नंबर 5 होने वाला है। और इसमें हम देखने वाले हैं आज अपना जैव प्रक्रम, मतलब आज से हमारा ये बायो शुरू हो चुका है। और बायो के प्रश्न आप जानते हैं कि बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसी के लिए आज हम देखने वाले हैं बायो। अगर आपको बता दें, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा, जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप 2025 के स्टूडेंट हैं कक्षा 10 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के बहुविकल्पी प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे खंड अ में जो आएगा 20 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न है 2023 और 2024 पेपर मॉडल आईएम और आईओ में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 है और पूछा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और उपयुक्त सभी। तो देखिए, अगर स्वपोषी है तो ये सभी जरूरी है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन, तो ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? तो CO2 का संश्लेषण नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। तो यही हमारा अगला है कि जल एवं ऑक्सीजन। तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए जल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। निम्न में से कौन परपोषी नहीं है? कवक, फीता कृमि, ईस्ट और मनी प्लांट। तो मनी प्लांट परपोषी नहीं है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल को, खनिज लवण को, प्रकाश ऊर्जा को या ऑक्सीजन को। तो जो ये क्लोरोफिल होता है ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है कि ATP तथा NADP2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पायरी ऑक्सीसोम में या फिर लाइसोसोम में। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, स्टोमेटा में, वातरंध्र में या ये सभी में। तो रच्छी कोशिकाएं जो होती हैं स्टोमेटा में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में निम्न किसका समीकरण होता है? तो NTP और NADP/2H का समीकरण होता है। विकल्प संख्या C देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, वाष्प उत्सर्जन है या प्रोटीन संश्लेषण है। तो देखिए, अगर पादप में वायु प्रदूषण कम करना है तो प्रकाश का संश्लेषण जरूरी है। अगला प्रश्न है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हरित लवक होता है तो उसके अंदर स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। आप इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होता है। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में या बड़ी आंत में। तो जो छोटी जठर ग्रंथियां होती हैं ये अमाशय में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि पीत का संश्लेषण होता है या पीत रस का स्राव होता है। तो पीत रस कहाँ बनता है? पित्ताशय में? नहीं, यहाँ तो एकत्र होता है। वृक्क में? नहीं, यहाँ तो रक्त को छाना जाता है। यकृत में? तो जी हाँ, जो पीत रस बनता है ये यकृत में बनता है। मानव में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो मानव में ग्रास नली की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। अगला है कि मानव में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28, 32। तो 20। नेक्स्ट प्रश्न है कि यकृत स्रावित करता है लार, जठर, पीत, अग्नाशयी रस। तो यकृत क्या स्रावित करता है? पीत रस स्रावित करता है। जठर रस स्रावित करता है अग्नाशय, पित्ताशय, आमाशय या यकृत। तो याद रखिएगा कि जो जठर रस होता है उसको आमाशय स्रावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो जल में देखिए बीच वाले घुलते हैं, मतलब जल में बी और सी घुलता है, याद रखिएगा। और वसा में इन दोनों को छोड़ा के जितने विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब वसा में घुलते हैं। लेकिन जल की बात करेगा तो जल में बी और सी घुल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव की लार में पाया जाता है। तो मानव के लार में टाइलिन भी पाया जाता है और लाइपेज भी पाया जाता है, लाइसोजाइम। टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। अगला है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? पेशीय संकुचन को पाचन, क्रमानुकुंचन, परिसंचरण या अवशोषण। तो अगर पेशी संकुचन हो रहा है तो उसको हम क्रमानुकुंचन बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती है। कृमि रूपी परिशेषिका, खाली स्थान भाग है। कृमि रूपी परिशेषिका बड़ी आंत का भाग है। किसका? बड़ी आंत का। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पीत के समान कार्टिलेज संरचना कहलाती है। तो कार्टिलेज संरचना जो लटकी रहती है उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? चौवर्णक दांत 6 होते हैं। अगला है कि किण्वन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो किण्वन के संबंध में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, सही बात है। इसमें ईस्ट पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। इस प्रक्रिया में पायरुवेट या पायरविक अम्ल CO2 तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, सही है। आगे है कि यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, तो गलत बात है। इसलिए आपका सत्य नहीं पूछा है, तो ये सत्य नहीं हो जाएगा, डी विकल्प। ठीक है। अगला पूछा है कि कूपिका अर्थात वायु कोष्टिका पाई जाती है। तो अब जानते हैं कि वायु का अधिकतर किसका काम होता है? लेन देन फेफड़ा से होता है, तो फेफड़ा में पाई जाती है। अगला है कि गाइकोलाइसिस की क्रिया किस में होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोजेनिस की क्रिया किस में होती है? ग्लूकोज में होती है। अगला प्रश्न है कि गाइलोकोसिस के अंत में ATP अणु का लाभ कितना होता है? तो 2। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा 31 प्रश्न है। पादप में जाइलम का क्या कार्य है? तो पादप में जो जाइलम होता है ये जल का प्रवाह करता है। अगला है कि पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? तो देखिए जल का बात कर दिया तो जल के बाद जाइलम ले जाता है। पादप में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है।
पौधों में जाइलम का काम क्या होता है? जल का वहन करना। अब देखिए जाइलम संबंधित बहुत आ रहा है, तो पादप में ना दो प्रकार की ये कोशिका तो पाई जाती है, एक जाइलम एक फ्लोएम। जो जल लेके जाता है उसे जाइलम, और जो भोज्य पदार्थ का वहन करता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? तो फ्लोएम करता है, याद रखिएगा। अगला दिया हुआ है कि डिक्सिन एवं जेली किससे संबंधित है? तो रसारोहण से संबंधित है। 38 प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो 120 से 180 तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 39 और दिया है कि मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? जानते हैं कि मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, तो जब फेफड़ा जो होता है शुद्ध रक्त कर देता है तो ये बाएं आलिंद में आता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन लेके जाता है? तो महाधमनी लेके जाती है, महाधमनी लेके जाती है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रभावित होता है? तो पल्मोनरी सिरा, इसमें क्या होता है कि शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। अगला है कि रुधिर में कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के 4 समूह होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हिम से मतलब हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी या पोटेशियम? तो ये होता है हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट है कि लसिका में नहीं पाया जाता है लाल रुधिर रक्त कणिका, लिम्फोसाइट, श्वेत रुधिर या फिर उत्सर्जी पदार्थ? तो बता दें आपको कि लाल रुधिर कणिका जो होती है लसिका में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंध रखता है, तो वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है। यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? तो यूरिया को अमोनिया में यकृत पर परिवर्तित करता है। दोस्त मेरे देख सकते हैं ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब एनसीईआरटी बेस्ड या फिर कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 48 प्रश्न दिया हुआ है कि वृक्क नलिका संबंधित होती हैं, किससे संबंधित होती है? जो वृक्क जब भी आ जाएगा तो समझिए कि ये उत्सर्जन का काम करती है। बोमेन संपुट किसका भाग है? तो बोमेन संपुट पित्त नलिका या अग्नाशयी नलिका या प्रोटेस्ट ग्रंथि का या वृक्क नलिका का? तो जो बोमेन संपुट होते हैं ये वृक्क नलिका का भाग होते हैं, विकल्प संख्या डी। अगला प्रश्न है कि मूत्र निर्माण होता है, तो वृक्क में होता है, वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, तो एटीपी में ऊर्जा को मापते हैं। जो ऊर्जा बनती है कोशिका में 1 एटीपी 2 एटीपी, तो एटीपी में मापा जाता है। अगला है कि पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका किस भाग में होता है? तो आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मनुष्य के वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो एक जाइलेम पाया जाता है और एक फ्लोएम पाया जाता है। तो फ्लोएम क्या करता है? यह खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। अगला है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से या पित्ताशय से? तो उसका पाचन मुख से चालू हो जाता है। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन में भाग लेती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं या फिर वृक्काणु कहते हैं, विकल्प संख्या बी आप देख सकते हैं। जो उत्सर्जन में भाग लेता है उसे वृक्काणु बोलते हैं। शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत का विघटन को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या होता है? बाहर से ऑक्सीजन को लेता है और ये खाद्य स्रोतों को विघटन करता है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है,
तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त दाब मापा जाता है। तो रक्त दाब किससे मापा जाता है? तो बता दें आपको, इस स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। तो दोस्त मेरे, आप चैप्टर 5 के 59 मतलब 60 में एक कम प्रश्न को आप देख चुके हैं और आपने जाना कि इन प्रश्न का महत्व कितना है और हर एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हर एक प्रश्न जो कि एग्ज़ाम से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज मिले, तो आप अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।